आते हैं हम लोग एफोरिज्म नंबर 14 पे। ठीक है, तो जो एफोरिज्म नंबर 14 है वो आपका क्योरेबल एंड इनक्योरेबल डिसीज के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है आपका 15 एफोरिज्म। जो भी जिसका भी माइक अनम्यूट है वो अपने आप को म्यूट कर ले। हाँ, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी यूट्यूब पर, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो जा नहीं सकती कहीं। एफोरिज्म नंबर 15। एफोरिज्म नंबर 15 में क्या है? वाइटल फोर्स और जो बॉडी है वो सेपरेट नहीं है, एक ही है। हाँ, वाइटल फोर्स और जो मटेरियल बॉडी है, बता देंगे चैनल नेम। जो वाइटल फोर्स और जो मटेरियल बॉडी है वो आपकी एक ही यूनिट है। ठीक है, ये जो दे रखा है वो आपका एफोरिज्म नंबर 15 में दे रखा है। कोई अच्छा ग्रुप पे मैसेज आप लोग नहीं कर सकते, चलो हम ही बता दे रहे हैं। हम्म। नेक्स्ट है आपका एफोरिज्म नंबर 16। तो एफोरिज्म नंबर 16 में क्या है? वाइटल रिमूवल ऑफ फोर्स डायनामिक वे में रिस्टोर होता है। डायनेमिसिटी ऑफ वाइटल फोर्स। ठीक है, वाइटल फोर्स की डायनेमिसिटी मतलब जो हमारा स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स है वही हमारा सिमिलर डायनेमिक परफेक्शन को अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारा वाइटल फोर्स भी डायनेमिक है और हमारी जो चीजें हैं, जो भी हमारी अफेक्शन होता है वो भी डायनेमिक ही होता है। और जो हमारी स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स है वो किसके थ्रू होता है? जहां हर जगह हमारी बॉडी में क्या है, नर्व्स प्रेजेंट है, उसके थ्रू वो सभी जगह ट्रांसमिट होता है या परसीव होता है। इसके फुटनोट में क्या है? एक इमेजिनेशन से हम डिजीज क्रिएट भी कर सकते हैं और उसी इमेजिनेशन से हम ठीक भी हो सकते हैं। इसके फुटनोट में ये बोला गया है कि कोई भी हम इमेजिनेटिव डिसीज में हमें कोई भी मेडिसिन को नहीं देना है। ठीक है, नो मेडिसिन टू बी गिवन इन इमेजिनेटिव डिसीज। आपने अपने मन में बना लिया कि पेशेंट को ये डिसीज है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या कर लिया, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है, हमें हर एक चीज को टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही हमें प्रिस्क्रिप्शन देना होगा, ना कि इमेजिनेशन के बेस पे हम सब कुछ तैयार करके दे रहे हैं। ठीक है, ख्याली पुलाव हमें नहीं बनाना है किसी भी चीज का। 17 एफोरिज्म। टोटलिटी ऑफ द जब हम सिम्टम्स को रिमूव करना ही हमारी हेल्थ की डेफिनेशन है। ठीक है, मतलब टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा, पेशेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ की कंडीशन में आ जाएगा, या हम बोले हाईएस्ट द सोल एम ऑफ द फिजिशियन दैट इज गिवन इन एफोरिज्म नंबर 17। मोरल रेमेडी के बारे में कहाँ दे रखा है? 17 के फुटनोट। मोरल रेमेडी मतलब जो तुम लोग समझाने चले जाते हो पेशेंट को, डेट इज मोरल रेमेडी। कंपल्सिव ठीक है, 17। साइकोथेरेपी मैम। हाँ, जो कंसोल करते हो कि क्या भैया हमको भी तुमसे ज्यादा दुख है। अपना दुख जब जाके बताने लग जाओगे तो वो खुद ही समझ जाएगा कि भैया हमसे ज्यादा दुख तो इनको है। डेट इज मोरल रेमेडी। ठीक है, पेशेंट को कंसोल करना, ये भी पढ़ोगे आगे। एफोरिज्म नंबर 18 में टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स की इंपोर्टेंस दे रखी है, क्या कि जो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स है वही केवल सोल गाइड है हमारा मेडिसिन का सिलेक्शन में। ठीक है, केवल हम इसी के थ्रू ही मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एकम्पनिंग मोडलिटीज के बारे में बात दे रखी है। हमको लग रहा है कोई सेटिंग करनी पड़ेगी हमें कि कोई भी उस पे ना चला पाए। ये ना हो कि हम ही ना चला पाए। नहीं, हम तो चला लेंगे। तो क्या बोला हमने कि जो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स है वही सोल गाइड है हमारा सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में।
और इसी के साथ साथ आपका सिक्स्थ एडिशन में ये दे रखा है, एकम्पनिंग मोडलिटीज भी ऐड हो गई है आपकी 18 एफोरिज्म में, ठीक है। एकम्पनिंग मोडलिटीज, जो आप लोग बोल रहे थे कि एफोरिज्म नंबर 18 में आपका एसेसरी सरकमस्टांसेस है, तो एसेसरी सरकमस्टांसेस को ही मॉडिफाई किया गया एकम्पनिंग मोडलिटीज में, वो भी सिक्स्थ एडिशन में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो सिक्स्थ एडिशन के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो अकम्पनिंग मोडलिटीज लगा के आओगे, ना कि अकम्पनिंग सर्कमस्टांसेस। जैसे कि वाइटल फोर्स वाइटल प्रिंसिपल में चेंज हो गया है, वैसे ही एसेसरी सर्कमस्टांसेस आपका अकम्पनिंग मोडलिटीज में चेंज हो गया है। एफोरिज्म 19 से लेके एफोरिज्म नंबर 21 तक आपकी नॉलेज ऑफ मेडिसिन है। एफोरिज्म नंबर 19 में क्या है, डिसीज की डेफिनेशन क्या है, क्योर की डेफिनेशन क्या है, और मेडिसिन की डेफिनेशन क्या है, एक एक करके बोलो। डिसीज की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज ठीक है। डिसीज? हाँ, क्या बोले, आवाज नहीं आई। डेविएशन व्हाट फ्रॉम इज ए हेल्दी डिसीज? स्टेट और एंड बॉडी रिफ्लेक्ट हाँ, साइन एंड सिम्टम्स। बस सिंपल यही बोलो, अल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ, दैट इज डिसीज, ठीक है। क्योर क्या है, वही जो अल्टरेशन हुआ है अगर हमने उसको क्योर कर दिया हेल्दी कंडीशन में, दैट इज अ क्योर। मेडिसिन क्या है, जो अल्टर कर सकती है, मतलब जो अगर बंदा जो हेल्दी स्टेट में हो उसको अल्टर करने की पावर जिसके पास है, दैट इज मेडिसिन, ठीक है। तो एफोरिज्म नंबर 19 में आपका डिसीज के और मेडिसिन के डेफिनेशन है। एफोरिज्म नंबर 20 में पहली बार ड्रग प्रूविंग के बारे में बात हुई थी, और एफोरिज्म नंबर 21 में कि जो भी हम क्योरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन है वो हमें कब पता चलती है, जब हम हेल्दी ह्यूमन मेडिसिन बॉडी के ऊपर टेस्टिंग कर लें। है? रिपीट कर दीजिए एक बार। मैम रिपीट कर क्या दीजिए बोले? एक बार। रिपीट कर हाँ, दीजिएगा मैम एक बार। जो एफर बता रहे जो एफोरिज्म नंबर 20 में 1 में क्या दे रखा है, एक तो आपका 20 में क्या दे रखा है कि पावर ऑफ मेडिसिन हमें तभी पता चलेगी जब हमारे बॉडी पे मैनिफेस्टेशन आएंगे, हेल्दी बॉडी पे ही, ठीक है। और एफोरिज्म नंबर 21 में उसी का कंटिन्यूशन है कि जो क्योरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन है वो किस पर टेस्टेड होती है, आपकी हेल्दी ह्यूमन बॉडी पर टेस्टेड होती है, ठीक है। ये जो है एफोरिज्म नंबर 21 में है। नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ अप्लाइंग मेडिसिन, जो कि गिवन है एफोरिज्म नंबर 22 से लेके एफोरिज्म नंबर 25। एफोरिज्म नंबर 22 में क्या है कि जो मेडिसिन है वो हम सिमिलिया के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉन्ट्ररी सिम्टम्स के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलिया के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉन्ट्ररी सिम्टम्स के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मेथड्स, टू टाइप्स के मेथड है ऐसा करके बताया है। इसके फुटनोट में बोला है कि एक थर्ड मोड ऑफ मेथड भी है, दैट इज द एलोपैथी, जिसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एलोपैथी मतलब है बहुत है, इमरजेंसी केसेस में यही काम में आता है, हर कोई यही लेता है, बट कोई बात नहीं, हमारे ऑर्गनॉन में दे रखा है। थर्ड मोड क्या है, एलोपैथी। एलोपैथी मतलब हेट्रोजीनस मोड ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। इसका इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इसका कोई भी पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं होता, इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता पैथोलॉजिकल कंडीशन में, या फिर डिसीज और मेडिसिन का कोई भी पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं होता है, दैट इज अ एलोपैथी, ठीक है। एलोपैथी के वेड इफेक्ट्स ऑर्गेनॉन के इंट्रोडक्शन में दे रखा है। 23 में क्या है कि एंटीपैथी क्योर नहीं कर सकती है, खुद ही हार मान लिया, एंटीपैथी क्योर नहीं कर सकती है, दैट इज गिवन इन एफोरिज्म नंबर 23, ठीक है। जो भी हम कॉन्ट्रेरी सिम्टम्स के बेसिस पे हम एंटीपैथी को अप्लाई करते हैं, एंटीपैथी क्या है आपका, पैलिएटिव मेथड है, ठीक है, इनेंशियोपैथी मेथड है। ये केवल हमारे सिम्टम्स को क्या करेगा, टेम्पररी रिलीफ देगा, फिर से जब भी कोई स्टिमुलस इसको मिलेगा तो फिर से उसकी डिसीज जो होती है और ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में आएगी, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो सब भाग जाएंगे मतलब।
और इसके बैड इफेक्ट्स ऑफ एंटीपैथी कहाँ दे रखा है? 56, बैड इफेक्ट्स ऑफ, हाँ 56 में भी है, और एफोरिज्म नंबर 58। 56 में भी है, 58 से लेके 62 में भी गिवन है, और 69 में भी गिवन है। एंटीपैथी मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो आपके एफोरिज्म नंबर 56, 58 से लेके 62 और 69 में गिवन है। शॉर्ट में बना के लिख लो, शॉर्ट नोट में, बाद में पेपर के टाइम पे यही चीज याद आती है। मैम रिपीट। अब 58, 56, 58 से लेके 62 और 69, ठीक है। 56, 58 से लेके 62 और 69 एफोरिज्म में बैड इफेक्ट्स ऑफ एंटीमेथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में है। एफोरिज्म नंबर 24 में क्या है कि केवल होम्योपैथी ही क्योर कर सकती है, केवल एंड केवल होम्योपैथी ही है जो कि क्योर कर सकती है। सिमिलर होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स के बेसिस पे दी जाती है। एफोरिज्म नंबर 25, एफोरिज्म नंबर 25, 24 का ही कंटिन्यूएशन है कि जो सिमिलर मेडिसिन है वही टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स को रिमूव करती है। इसके फुटनोट में क्या है? चलो वो नहीं पूछा जाता, छोड़ो, भावनाओं में गए हम भी। एफोरिज्म नंबर 26 में क्या है आप लोगों ने बताई था? होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर, नेचर लॉ ऑफ क्योर और थेरेपेटिक लॉ ऑफ, लॉ ऑफ नेचर। हाँ तीनों नाम एक ही है, ठीक है। और 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि क्योर तभी पॉसिबल हो सकता है जब स्ट्रॉन्गर हो, सिमिलर मैनिफेस्टेशन का हो और काइंड में डिफर हो, तभी वो क्योर कर सकता है। इसके फुटनोट में क्या है? मोरल मैलेडी। हाँ आगे आपका मोरल मेलेडी रेमेडी, तो वही चीज है आपकी कि जो जुपिटर है वो डे लाइट की ब्राइटनेस, मतलब जुपिटर की लाइट डे लाइट की ब्राइटनेस में कम हो जाएगी, या फिर जब शोल्डर रो रहे हैं तो जब ड्रम बजते हैं तो उनकी आवाज दब जाती है। तो जो मोरल रेमेडी के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो 26 के फुटनोट में है, ठीक। अब ये बताओ कि ओल्ड स्कूल फिजिशियन में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि सिमिलिया के बारे में जिनको नॉलेज थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाती है। सिमिलिया के बारे में हनीमैन से पहले कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज थी? मैम हिप्पोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स और अल्बर्ट वॉन हाइलर। एक हिप्पोक्रेट्स है, एल्बर्ट वॉन हेलर जो है वो ड्रग प्रोबिंग के बारे में जानते थे। बॉल्डेक, डीटार्डिंग, जो भी बोलो आप लोग, वर्थलोन, लिख लो, थॉरी, स्टोरेक एंड स्टाल, ठीक है। हिप्पोक्रेट्स, बॉल्डेक, डिथार्डिंग, वर्थलोन, थॉरी, स्टोरेक एंड स्टाल, ये लोग जो हैं वो हैनिमैन से पहले सिमिलिया के बारे में जिनको नॉलेज थी। कोई भी चैट में राइट कर दे, अरे बाद में ग्रुप पे पूछ लेना यार, कोई ना कोई लिख कर देगा। एफोरिज्म नंबर, एफोरिज्म नंबर 27 में अगर किसी को विजिबल है तो वो चैट बॉक्स में लिख दे। एफोरिज्म नंबर 27 में क्या है? क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन। मैम ड्रग हाँ सिमिलर क्यूरेटिव होनी चाहिए, पावर ऑफ स्ट्रॉन्गर होनी मेडिसिन, हाँ सिमिलर होनी चाहिए और स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए डिसीज के, ठीक है। ये जो चीज है वो आपके किस में दे रखा है? एफोरिज्म नंबर 27 में। 28 में क्या है? मोडस ऑपरेंडी की स्टार्टिंग है, छोड़ो, नहीं पूछा जाता। 29 में क्या है? मॉडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी, ठीक है। मोडस ऑपरेंडी को और क्या बोलते हैं? How homeopathic हाउ cures play. होम्योपैथी क्योर टेक्स प्लेस, दैट इज अ मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी और कौन कौन से एफोरिज्म में गिवन है? बोल जाओ Ma'am, जल्दी। 149 मैम, 149। 148, 148। 148, 149 से थोड़ा एक फॉरवर्ड करो, 148, 148 और 282 में लिख लो, वहीं बगल में लिख लो। 148
और 282 में भी मोडस ऑपरेंडी आपका गिवन है। एफोरिज्म नंबर 29, एफोरिज्म नंबर 148, एफोरिज्म नंबर 282। हमको नहीं लग रहा तुम लोग 70 तक एफोरिज्म तक पहुंचा पाओगे, हमें कोई बात नहीं, याद होना चाहिए बस। एफोरिज्म नंबर 30 से लेके एफोरिज्म नंबर 34 तक है। ससेप्टिबिलिटी। है ससेप्टिबिलिटी नहीं, सुपीरियरिटी ऑफ आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन मतलब एजेंसी। जो मेडिसिन की सुपीरियरिटी है नेचुरल डिसीज के ऊपर, उसकी जो बेसिक एप्लीकेशन है वो आपके एफोरिज्म नंबर 30 से लेके 34 तक है। क्या क्या है, आपको क्या क्या याद रखना है। एफोरिज्म नंबर 30 में क्या है कि जो मेडिसिनल डिसीज होनी चाहिए वो सुपीरियर होना चाहिए नेचुरल डिसीज के। ठीक है। एफोरिज्म नंबर 31 में क्या है, दो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है नेचुरल डिसीज होने के लिए, कि क्योंकि जो नेचुरल डिसीज है वो हर एक इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं कर सकती, जो बंदा सफिशिएंटली एक्सपोज होगा उसी चीज को वो अफेक्ट करेगी। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना, इंडिविजुअल शुड बी मैम फिर से रिपीट ससेप्टेबल कर दीजिए तभी एक बार। हमें नेचुरल। मैम हाँ, मैम एक बार इंडिविजुअल 30 हमें मैम रिपीट कर दीजिए। मैम 30 रिपीट रिपीट कर 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 दीजिए। दीजिए। कर नेक्स्ट एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें भैया, ये जो एफोरिज्म पढ़ा रहे हैं वही है सब चीज, अभी बताएंगे उसके बारे में। एफोरिज्म नंबर 30 में क्या है कि जो मेडिसिनल डिसीज है वो सुपीरियर होना चाहिए नेचुरल डिसीज के। ठीक है। एफोरिज्म नंबर 31 में क्या है कि जो नेचुरल डिसीज है वो हर एक इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं कर सकती, जो इंडिविजुअल सफिशिएंटली एक्सपोज होगा उसी को नेचुरल डिसीज अफेक्ट कर सकती है। मतलब इंडिविजुअल जो होनी चाहिए वो ससेप्टेबल होना चाहिए, तभी वो नेचुरल डिसीज को कांटेक्ट में आ सकता है। ठीक है। डिसीज कोई भी मैकेनिकल और केमिकल अल्टरेशन की वजह से कॉज नहीं होती, मतलब कोई भी मटेरियल कॉज ऑफ द डिसीज नहीं होती एज अ होम्योपैथी के अकॉर्डिंग। एफोरिज्म नंबर 32 में क्या है, अब मेडिसिन का एक्शन है। पहले हमने नेचुरल डिसीज के एक्शन के बारे में देखा 31 में, अब मेडिसिन का एक्शन है कि जो हमारी मेडिसिन है वो हर टाइम में एक्ट कर सकती है, हर सर्कमस्टांसेस में एक्ट कर सकती है और हर एक लिविंग बीइंग पर एक्ट कर सकती है, लिविंग ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर एक्ट कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एफोरिज्म नंबर 33। जो नेचुरल डिसीज है वो इंफीरियर होना चाहिए मेडिसिनल डिसीज के। अब आप लोग बताइए एफोरिज्म नंबर 33 के फुटनोट में क्या क्या दे रखा है, बोल जाओ जल्दी जल्दी। मैम एपिडेमिक डिजीज के बारे में बता रखा है, स्कारलेट फीवर की, जिसमें बेलाडोना एनिमल सर ने बताई थी। हाँ, याद रखना एफोरिज्म नंबर 33 के जो फुटनोट है उसमें स्कारलेटिना के बारे में बताया रखा है, मतलब जो वेलाडोना वो एज अ प्रोफाइलेक्सिस की तरह काम करती है स्कारलेटिना की कंडीशन में। ठीक है। और कौन सा ईयर है जब स्कारलेटिना फैला था, 1801। 01। 1801। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखनी है, ये चीज पूछा जाता है। और एक और अगर हम इसकी एडिशनल नॉलेज दें, एपिडेमिक ऑफ प्लेग कब फैला था, कौन से ईयर में। भाई लिख लो, जहाँ पे ये पॉइंट लिख रहे हैं या कोई भी और मेडिसिन की बुक उठा के बैठा है तो भाई लिख लो, कंपैरिजन पढ़ोगे तो याद रहेगा। एपिडेमिक ऑफ प्लेग कौन से ईयर में फैला था, बताओ। 1813 में जो आपका एपिडेमिक ऑफ प्लेग फैला था वो 1813 में फैला था। और टाइफस ऑफ प्लेग की कंडीशन में व्राइनिया और रस्टॉक्स का यूज किया गया एज अ जीनस एपिडेमिक। ठीक है। किसका यूज किया गया था, व्राइनिया और रस्टॉक्स का। हम रिपीट कर दीजिएगा नेक्स्ट एक है बार। आपका 34। जो मेडिसिन 1813 में एपिडेमिक ऑफ प्लेग हुआ था, जो एपिडेमिक ऑफ प्लेग है या फिर टाइपस ऑफ प्लेग है उसमें व्राइनिया और रस्टॉक्स को एज अ जीनस एपिडेमिक की तरह यूज किया गया था। ठीक है। एफोरिज्म नंबर 34। मेडिसिनल डिसीज मस्ट बी स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए और सिमिलर होनी चाहिए नेचुरल डिसीज की। क्योर तभी पॉसिबल हो सकता है जब मेडिसिनल पावर आपकी स्ट्रॉन्गर भी हो,
उसके साथ साथ सिमिलर भी हो। सिमिलर क्यों? क्योंकि ऑलरेडी नेचुरल डिसीज की वजह से वो वीक हो चुका है, तो ऑब्वियसली बात है वो स्ट्रॉन्गर आगे ही मैनिफेस्ट होगी भाई। ठीक है, और मेडिसिन का कंट्रोल आपके कंट्रोल में है, तो उसका जो एक्शन है उतने टाइम तक रहेगी, उसके बाद खुद से रिमूव हो जाएगा, पेशेंट क्योर हो जाएगा। एफोरिज्म नंबर 35 से लेके एफोरिज्म नंबर 42 में क्या दे रखा है? व्हाट हैपेंस टू डिसीज बट व्हेन टू नेचुरल डिसीज। डिसीज, हाँ, टू डिसिमिलर डिसीज, डिसिमिलर को मत भूलना क्योंकि आगे सिमिलर भी पढ़ोगे। क्या होगा जब दो डिसिमिलर डिसीज एक ही बॉडी में मिलेंगी? तो उसकी तीन कंडीशन है। 35 में तो दे रखा है कि तीन कंडीशन है कि जब दो डिसिमिलर डिसीज एक ही बॉडी में मिलती है। क्या क्या तीन कंडीशन हो सकती है? कि जो नई वाली डिसीज है वो इक्वल है या कमजोर है, ठीक, या हो सकता है कि जो नई वाली डिसीज है वो स्ट्रॉन्गर है, या हो सकता है कि पहले वाले ने अपने कोर्स को मतलब कॉम्प्लेक्स कर दे। ठीक है, कुल मिला जुला के तो नई डिसीज एक बार तो हो सकती है कि इक्वल और वीकर हो, नई डिसीज स्ट्रॉन्गर हो सकती है, फिर थर्ड वन इज अ कॉम्प्लेक्स डिसीज को फॉर्म कर सकती है। तो एफोरिज्म नंबर E1 में याद रखना 36, 38 और 40। कैसे याद रखोगे? 36, 38 और 40। पहले क्या होगा? रिपल्शन होगा। जब भी लव अफेयर्स होते हैं तो पहली बार में तो हो नहीं जाता कांटेक्ट, तो पहले क्या होगा? रिपल्शन होगा। उसके बाद में क्या होगा? सस्पेंड होगा। अब यहाँ पे मैं अफेयर्स लगा देना मतलब याद करने के लिए कि मतलब पहला रिपल्शन होगा, सस्पेंशन होगा, सस्पेंड करेगी डिसीज, और 40 में क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स डिसीज को फॉर्म करेगी, मतलब बाद में कंजॉइंट हो जाएगी। ठीक है, सस्पेंड कब होगी? जब आपकी दो डिसिमिलर डिसीज इक्वल इंटेंसिटी में तो है, बट ओल्डर वन वाली आपकी स्ट्रॉन्गर है और नई वाली जो है वो वीकर है, तो नई वाली को वो धक्का मार के भगा देगी। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो एफोरिज्म नंबर 37 में है। ठीक है, फिर 38 में क्या है? कंडीशन टू दूसरी। अब नई वाली, अब पहले तो उसने भगा दिया तो वो बुरा मान गई, कैसे भगा दिया तुमने, तो दूसरी बात जो आएगी वो स्ट्रॉन्गर बन के आएगी। ठीक है, जब से वो स्ट्रॉन्गर बन के आएगी तो पहली वाली को क्या करेगी? सस्पेंड कर देगी। इसका एग्जाम्पल आपकी 9 में देखने को मिल जाएगा। फिर है 40। आप में इसमें क्या है? 40 में कॉम्प्लेक्स डिसीज को फॉर्म कर रहा है। एपिलेप्सी के लिए एलोपैथी ने क्या यूज किया था? कौन से चीज को यूज किया था? इशू को जो यूज किया था वो एपिलेप्सी के लिए यूज किया था, और परगेटिव्स को जो यूज किया था वो इच के लिए यूज किया था। ठीक है, इशू को जो यूज किया था वो एपिलेप्सी की कंडीशंस में, और परगेटिव्स को जो यूज किया था वो इच की कंडीशंस में। और 40 हमने बताया क्या? कॉम्प्लेक्स डिसीज को फॉर्म कर रहा है। फोर्टी वन में क्या है बताओ? when two similar disease meets. 43 से है भाई वो, 43 से लेके 51 तक है, तो जब दो सिमिलर डिसीज आ रही हैं। 41 में आपकी मार्क्स्ड सिफिलिस है। सिफिलिस में को मास्क पहना दिया गया है। ठीक है, मतलब मार्क्स्ड वेनल डिसीज जो कि क्वाइट डिफिकल्ट होती है क्योर करने के लिए। तो इसके फुटनोट में क्या बोला गया है? मरकरी के बारे में बोला गया है। ये इसके ट्रीटमेंट में हिपार्ट सल्फ जो कि एडवाइस किया गया है हनीमैन सर ने। ठीक है, तो बस इतना जानो, जो मास्क सिफिलिस डिसीज है या मास्क जो वेनल डिसीज है वो आपके एफोरिज्म नंबर 41 में है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हनीमैन सर ने हिपार सल्फ का यूज किया है। ठीक है, अब आपका आ रहा है 43 से लेके 51, जहां क्या है? दो सिमिलर डिसीज मीट कर रही है। पहले आपने क्या पढ़ा था? डिसिमिलर डिसीज मीट कर रही है। अब है दो सिमिलर डिसीज मीट कर रही है। अब सिमिलर डिसीज मीट कर रही है तो क्या होगा? बोल जाओ जल्दी जल्दी जिसको भी पता है। तो जो स्ट्रॉन्गर 43 में दे रखा है, हम ही बोल दे रहे हैं, जो 43 में वो क्या है? स्ट्रॉन्गर सिमिलर डिसीज है, वो वीकर सिमिलर डिसीज। अब
स्ट्रॉन्गर वन वाली है तो वीकर वन वाली को रिमूव कर देगी, ठीक है, तो क्योर कर देगी वीकर सिमिलर डिसीज को। तो ये जो चीज है वो आपके 43 में दे रखा है। 44 में क्या है, क्या होगा जब दो सिमिलर डिसीज एक ही बॉडी में मिलेंगी, तो ना ही वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, ना ही वो एक दूसरे को सस्पेंड करेगी, और ना ही वो कॉम्प्लेक्स डिसीज को फॉर्म करेगी। ये जो चीज है वो 44 में दे रखा है, ठीक है। 45 में क्या है, जो सिमिलर डिसीज है वो सेम पार्ट पे अटैक करती है, मतलब पहले भी उसी चीज से अफेक्टेड था बंदा, फिर जब भी दूसरी भी डिसीज आई वो भी सिमिलर थी, तो वो भी उसी ऑर्गन पे उसी पार्ट को अफेक्ट करेगी। ये आपका 45 में दे रखा है। 46 में क्या है, इसमें जो दे रखा है क्योरेटिव प्रोसेस ऑफ नेचर के बारे में दे रखा है, जो कि फिक्स्ड मियाज्म के अकॉर्डिंग मैम है। 44 में डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज के बारे में जो दिया हुआ है थोड़ा वो बता दीजिए। अच्छा, 44 में क्या बोले आप, डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज में मतलब ये है एक के बाद एक, क्योंकि वो एक साथ तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं, ठीक है, तो जिसकी वजह से साइड बाय साइड वो क्या करेंगे, उसी ऑर्गन में फिर से वही चीज डबल फॉर्म कर देगी। कॉम्प्लेक्स डिसीज आपकी उसी को ज्वाइन कर लेगी, जबकि डबल कॉम्प्लेक्स डिसीज उसी को ज्वाइन नहीं करेगी। साइड बाय साइड भैया, तुम भी मैनिफेस्ट करो तुम भी मैनिफेस्ट करो, दोनों साथ साथ रहेंगे। दैट इज अ डबल कॉम्प्लेक्स डिसीज। नहीं मैम, वो पूछा गया है कि जो सिमिलर डिजीज है वो डबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है या नहीं, उसके 45 में दे रखा ना स्टार्टिंग में अच्छा नो। अच्छा अच्छा, वो क्वेश्चन मार्क है 44 उसका, में उसमें मैम, मिस इवन प्रिंट डू है। नॉट एग्जिस्ट साइड बाय साइड फॉर्मिंग डबल। अरे वही है, मतलब 44 है मतलब क्वेश्चन जो में। हम, ये भी टाइम जाने वाला है क्या। हाँ, मतलब जो कॉम्प्लेक्स डिसीज था वो डबल कॉम्प्लेक्स डिसीज को फॉर्म नहीं करता है, सिमिलर में डबल कॉम्प्लेक्स डिसीज फॉर्म नहीं होगी, ठीक है, ये चीज बोला है। मैम आप ट्यूशन देते हो क्या, पहले देते थे अब बंद कर रखी है। चलो आ जाओ आगे, कहाँ थे हम। क्योरेटिव प्रोसेस ऑफ नेचर, जो कि मिक्स्ड फिक्स्ड मियाज्म के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया है, तो याद रखना फिक्स्ड मियाज्म, एसेसरी मियाज्म, ये कौन से अफोरिज्म में है, फिक्स्ड 46 मियाज्म और एसेसरी मियाज्म कौन से अफोरिज्म में है, अफोरिज्म नंबर 46 में है, ठीक है। फिक्स्ड मियाज्म क्या होता है, नॉन रिकरिंग मियाज, मतलब जो कि पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार हो, डेट इज अ फिक्स्ड मियाज्म या नॉन रिकरिंग मियाज। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां आपको फिक्स कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार, एग्जाम्पल दो। चिकन पॉक्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स। मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, स्कारलेट फीवर और वूपिंग कफ, ये टेटस। आपके फिक्स्ड मियाज्म या फिर नॉन रिकरिंग मियाज्म के एग्जाम्पल है। पूछा जाता है वूपिंग कफ आपका फिक्स्ड मियाज्म है या फिर रिकरिंग मियाज्म है, तो क्या है, नॉन रिकरिंग मियाज या फिर फिक्स्ड मियाज, दोनों एक ही है। और रिकरिंग मियाज्म के एग्जाम्पल, बोलते बोलते मैं थक गई, रिकरिंग मियाज्म के एग्जाम्पल, मैम कॉलरा, येलो फीवर, प्लेग, कॉलरा, येलो फीवर और प्लेग आपका रिकरिंग मियाज्म के एग्जाम्पल है। एसेसरी मियाज्म के एग्जाम्पल, काउ पॉक्स मैम, हाँ, और हाफ एक्यूट मियाज्म का एग्जाम्पल, हाइड्रोफोबिया, हाफ स्पिरिचुअल मियाज्म के एग्जाम्पल लिख लो एक जगह। हाफ स्पिरिचुअल मियाज्म का एग्जाम्पल, बस इसका मियाज्म का एग्जाम्पल पूछा जाता है। हाफ स्पिरिचुअल मियाज्म का एग्जाम्पल, Cowpox. स्कारलेट फीवर, स्कारलेट फीवर, एसेसरी मियाज्म का है काउपॉक्स। और जो फिक्स्ड मियाज्म है उसको फर्दर डिटेलिंग में आपका एफोरिज्म नंबर 73 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज आप लोग बाद के एफोरिज्म में पढ़ोगे, बस इंट्रोडक्शन है, जो अपने एग्जाम्पल है वो सारे एक ही जगह हमने कवर करा दिए हैं, ठीक है। 73 मैम, कोई लिख दे चैट बॉक्स में, हाँ 73 में। एसेसरी मियाज्म आपका काउपॉक्स है, लिख लो एसेसरी मियाज्म,
काउपॉक्स एग्जाम्पल है फिक्स्ड मियाज्म का, वूपिंग कफ, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स और स्कारलेट फीवर है। रिकरिंग मियाज्म का एग्जाम्पल है प्लेग, कॉलरा, येलो फीवर। और आपका हाफ एक्यूट मियाज्म का एग्जाम्पल है हाइड्रोफोबिया। और हाफ स्पिरिचुअल मियाज्म का एग्जाम्पल है स्कारलेट फीवर। ठीक है। 47 एफोरिज्म क्या है? नेचर एज अ टीचर। उल्टा उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको। नेचर एज टीचर मतलब क्या है? मतलब मैम नेचर यहाँ बताता है क्या चीज? नहीं होगी। 47 एफोरिज्म में क्या नेचर है? चैट बॉक्स में नोट्स भी मांगोगे अब तुम लोग। नेचर एज टीचर ये जो है एफोरिज्म नंबर 47 में है। इसका कोई मतलब बताएगा? इसको पूछा तो नहीं जाता नेचर एज टीचर का, क्योंकि आगे इसमें दे रखा है 50 एफोरिज्म पढ़ोगे, 51 एफोरिज्म पढ़ोगे तो उसी चीज को डिटेल करता डिफाइन करता है। ठीक है। एफोरिज्म नंबर 48 है डिसिमिलर डिसीज कभी भी क्योर नहीं कर सकती। डिसिमिलर डिसीज कैन नेवर क्योर। ये जो चीज है आपकी ये लाइन है वो आपकी 48 एफोरिज्म में दे रखी है। 49 में क्या है? नेचुरल होम्योपैथिक क्योर। ठीक है। इसका फुटनोट मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में देखो तो इसमें ये दे रखा है जो कि आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में दे रखा है, इंट्रोडक्शन में वेसल हॉफ के बारे में। जो वेसल हॉफ का ट्रांसलेशन था उन्होंने क्या बताया? होम्योपैथिक डिसीज के बारे में बताया। मतलब होम्योपैथिक डिसीज बोला गया किसने? वेसल हॉफ ने। मैम ठीक है। आवाज नहीं आई। होम्योपैथिक आवाज मैम नहीं आई? रिपीट कर दीजिएगा एक बार। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, नेटवर्क कनेक्शन को वापस आ जाने दो। एफोरिज्म नंबर 49 में क्या है? होम्योपैथिक ऑक्सिलरी डिसीज। ठीक है। ये किसने बोला है? वेसल हॉफ ने बोला है। यहाँ पे ये ऑक्सिलरी डिसीज का मतलब है कि ऐसी डिसीजेस जिनका एक दूसरे से रिश्ता है, मतलब नाता है। जैसे कि मीजल्स और वूपिंग कफ का नाता है। जब मीजल्स आएगी तो वूपिंग कफ नहीं आएगी, वूपिंग कफ आएगी तो मीजल्स नहीं आएगी। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी होम्योपैथिक ऑक्सिलरी डिसीज। रिपीट करें द्वारा, होम्योपैथिक ऑक्सिलरी डिसीज। टाइम कट जाए तो अब मत ज्वाइन होना। ऑक्सिलरी का वर्ड नहीं है, ध्यान से पढ़ो। 49 की एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेटा, वो अभी बोला तो एडिशनल इंफॉर्मेशन। फिफ्टी में क्या है? 50 तक तो कर लो। 50 में क्या है? लकी अकरेंसेस मतलब, लकी अकरेंसेस मतलब जहाँ पे जो नेचर है वो खुद से डिसीज को क्योर कर दे रही है तो एज अ लक हो जा रहा है। जो लकी कंडीशंस होती है दैट इज अ लकी अकरेंसेस। एपी को लकी ऑपरेशन अगर वर्ड है तो एफोरिज्म नंबर 51 में है। एफोरिज्म नंबर 50 में क्या है? लकी अकरेंसेस के बारे में दे रखा है। मतलब जो भी हम अभी पढ़ रहे थे ऑक्सिलरी डिसीज के बारे में कि एक आएगी तो एक नहीं आएगी, जैसे कि मीजल्स और वुपिंग कफ का एग्जांपल दिया था। ठीक है। जो क्योंकि हो सकता है जो नई वाली डिसीज है वो मोर डेंजरस हो लाइफ के लिए। ये नेचर के ऊपर हम नहीं छोड़ेंगे कोई भी डिसीज को क्योर कराने के लिए, क्योंकि हो सकता है जो नेचर डिसीज थे वो काफी डेंजरस डिसीज थे। ठीक। हो सकता है वो क्योर भी कर दे,
बट कुछ ही फ्यू डिसीजेस होती है जिनका एक दूसरे से नाता हो, कि एक आएगी तो एक नहीं आएगी, दूसरी आएगी तो तीसरी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं या लिमिटेशंस हैं। हम सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल या कम नहीं कर सकते हैं। आपका एफोरिज्म नंबर 51 है, दैट इज अ हैप्पी गो लकी ऑपरेशन। फिफ्थ एडिशन में मोड्स है, कितने मोड्स ऑफ आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। एफोरिज्म 51 में 51 तो हो गया, ठीक है। फिफ्थ एडिशन में मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट कितने हैं? एंटीपैथी, एलोपैथी और होम्योपैथी। 3 प्रिंसिपल मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक है। एडिशनल भी है वहां पे आइसोपैथी, बट सिक्स एडिशन में आपके कितने मेथड्स हैं? 3 सिक्स एडिशन में आपके क्या है? 2 है। नहीं, सिक्स एडिशन में केवल दो ट्रीटमेंट के बारे में बात की गई, 2 प्रिंसिपल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। एडिशन में आइसोपैथी, ठीक है। तो फिफ्थ एडिशन में 3 मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट है और सिक्स एडिशन में 2 मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट है। ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है तो 3 और 2 में सिलेक्ट करना, जो भी आपका एडिशन पूछा जाता है।